हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं 12th इंग्लिश के 110 से भी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को, और बहुत ही अच्छी तरह से समझते चलेंगे। और मैं अपना जो है पूरा 100% दूंगा, और आप भी अपना 100% दें, और सभी को मैं कोशिश करूंगा कि अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो देखिए, फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन किया है, हु वाज द हाइपोकॉन्ड्रियक लैंड ऑनर इन ए मैरिज प्रपोजल। यानी कि यहाँ पर जो ए मैरिज प्रपोजल जो चैप्टर है हमारा, क्या नाम है? तो ए मैरिज प्रपोजल के जो लेखक है वह कौन है? आप लोग बताइए कि ए मैरिज प्रपोजल के लेखक कौन है? तो एंटोन चेखव जी लेखक है, उसके याद रखिएगा। और इसमें पूछा जा रहा है कि जो लैंड ऑनर है, लैंड ऑनर ए मैरिज प्रपोजल में कौन है? तो याद रखिएगा, उसमें चुबुको जो है वह लैंड ऑनर है और लोमो होता है जो कि चुबोको का दोस्त होता है। याद रखिए, चुबोको का दोस्त। और नटालिया जो है वह क्या है? वह चुबोको की बेटी है। याद रखिएगा, नटालिया जो है वह चुबोको की क्या है? तो वह बेटी है। और जो लोमो होता है, लोमो, वह चुबोको का दोस्त होता है। यह एक बहुत अमीर होता है। याद रखिएगा, लोमोब जो होता है वह अमीर होता है, और यह 35 वर्ष का होता है। याद रखिए, लोमोब। और जो नटालिया होती है वह 25 वर्ष की होती है। लोमोब जो होता है नटालिया से शादी करना चाहता है, तो इसमें जो उसका साथ देता है दोस्त, यानी कि चुबोको, यानी कि जो नटालिया के जो पिताजी थे वह साथ देते हैं और उसकी जो है शादी करवा देते हैं। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और इसका तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि लैंड ऑनर चुबुको ही था। और देखिए यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू डॉन मैंस पावर इज, यानी कि जॉन डन के अनुसार, मानव शक्ति जो है वह कैसी है? मानव की जो शक्ति है, मैंस पावर इज, मानव की शक्ति जो है वह कैसी है? तो वह कैसा है? तो वह हो जाएगा क्या? फीबल। याद रखिए, क्या हो जाएगा? फीबल। यानी कि क्या, फीबल का मतलब क्या होता है हिंदी में? तो कमज़ोर होता है। याद रखिएगा, जॉन डन जो कि लिखे हैं किस चैप्टर को? तो स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो चैप्टर को। याद रखिए, स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो चैप्टर को। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 1572 को। याद रखिए, 1572 को इनका जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु हो गई थी कब? 1633 को। 1633 में इनका मृत्यु हो गया था। याद रखिएगा। और यह यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए कि यह कैसे पोइट है, तो यह थे मेटाफिजिकल पोइट। याद रखें, मेटाफिजिकल पोइट, और लिरिकल एंड सेट्रिकल वर्स से थे। याद रखिए, लिरिकल एंड सेट्रिकल वर्स से यह मेटाफिजिकल पोइट थे। तो चलिए इसमें देखते हैं, हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? फीबल हो जाएगा, यानी कि कमज़ोर हो जाएगा। और जॉन डन वांट टू गो अवे नॉट बिकॉज ही इज़ टायर्ड ऑफ। जॉन डन वांट टू गो अवे नॉट बिकॉज ही इज़ टायर्ड ऑफ, यानी कि जॉन डॉन दूर जाना चाहते थे। किसके कारण वह दूर जाना चाहते थे? याद, यहाँ पर यह पूछा जा रहा है। तो वह किससे दूर जाना चाहते थे? तो वह अपने वाइफ से दूर जाना चाहते थे। और वो बोलते हैं कि मैं तुमसे थका नहीं हूँ, नोट टायर्ड, मैं तुमसे थका नहीं हूँ, लेकिन मुझे जाना है। और वह जाते जाते सूर्य से भी कंपेयर करते हैं। जो जॉन डन जी जो है वह अपने आप को सूर्य से कंपेयर करते हैं। वो बोलते हैं कि जैसे सूर्य शाम को, यानी कि रात को जैसे चला जाता है और फिर सुबह वापस चला आता है, ठीक मैं भी उसी प्रकार जाऊंगा और अपनी यात्रा को पूरा करके चला आऊँगा। यही बोलते हैं जॉन डन जी। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगले नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। ह्यूमन लाइफ इज़ नॉट बेटर देन, तो ये भी जॉन डन ही बोलते हैं कि मनुष्य का जो जीवन है वह किससे बेहतर नहीं है? तो वह जो है मृत्यु से बेहतर नहीं है। ह्यूमन लाइफ इज़ नॉट बेटर देन डेथ। याद रखिएगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि जॉन डन डाइड ऑफ ट्रिब्लोक्लोसिस एट द एज ऑफ। ट्रिब्लोक्लोसिस के कारण जॉन डन जी जो है उनकी मृत्यु जो है वह कितनी उम्र में हो गई थी? तो याद रखिएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो वह हो जाएगा 59 वर्ष पर वह मर गए थे। और देखिए, आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इज फ्रॉम, यह जो यहाँ पर लाइन है यह लिया गया है एन एपिताफ चैप्टर से, जिसमें एक वेस्टर्न लेडी होती है जो कि बहुत ब्यूटीफुल होती है, यानी मोस्ट ब्यूटीफुल होती है। और
लेखक उसी के जब वह लड़की जो होती है वो लेडी जब वह मर जाती है तो उसी के ग्रेवयार्ड के पास लेखक जाते हैं। लेखक का नाम है वाल्टर डेलामियर जी। वह जाते हैं और वहीं पर वह इस ये सब चीज़ों को बोल रहे होते हैं कि आई थिंक शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। और यह कहाँ से लिया गया है तो एन एपिताफ चैप्टर से लिया गया है, याद रखिएगा। यह कहाँ से लिया गया है तो यह लिया गया है एन एपिताफ चैप्टर से। और इसी में बोला गया है, एक लाइन है जो कि बार बार आपसे पूछा जाता है कि एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, याद रखिएगा। एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज रिटन बाय, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देगा और ऑप्शन में 4 ऑप्शन में आपको लेखक का नाम दे देगा और बोलेगा कि किसने लिखा है। तो वहाँ पर आपको ऑप्शन में रहेगा वाल्टर डेलामियर जी, या फिर अगर चैप्टर का नाम पूछ ले तो आप एन एपिताफ वहाँ पर भी लगा देंगे। और एक और वहाँ पर पूछा जाता है, याद रखें, लाइट ऑफ स्टेप एंड हॉट वाज सी, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपसे जितने भी क्वेश्चन बनने वाले होंगे मैं आपको वो भी बताते चलूँगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना, ताकि जो है आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना। और चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि डैश इज नोन एज वार पोइट। कौन है जो वार पोइट के नाम से जाने जाते हैं? वार पोइट जो है वो कौन कहलाता है? तो रूपर्ट ब्रूक जी जो है वो इंग्लैंड के रहने वाले हैं, याद रखिए। रूपर्ट ब्रूक जी जो किसके लेखक है? तो द सोल्जर के लेखक कौन है? रूपर्ट ब्रूक जी, याद रखिए, रूपर्ट ब्रूक जी। और यह इंग्लैंड के व्यक्ति है, यह एक इंग्लैंड के व्यक्ति है और यह एक वार पोइट है, क्योंकि यह जो है यह एक प्रकार से यह सैनिक है, याद रखिएगा। और वो अपने देश के लिए वह बोलते हैं कि अगर मैं कहीं पर भी जाऊँ और वहाँ पर अगर मेरी मृत्यु हो जाएगी अगले किसी भी देश में, तो वह जो ज़मीन है जहाँ पर मुझे दफनाई जाएगी वह हर हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर, हिज ब्रो इज़ डीपली लाइन विथ टॉस्ड इज़ फ्रॉम, यानी कि यह जो है मैकैवटी द मिस्ट्री कैट से यह चैप्टर से लिया गया है। इसमें कवि जो होता है यह बोला गया है कि हिज ब्रो इज़ डीपली लाइन विथ रॉज, तो जो बिल्ली का जो ऊपर का जो आँख के ऊपर का जो भाव होता है वह डीपली लाइन होता है। और इसमें पूछा जा रहा है यह कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है, याद रखिएगा, यह कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है मैकैवटी द मिस्ट्री कैट से। कहाँ से लिया गया है? तो मैकैवटी द मिस्ट्री कैट से लिया हुआ है। और ये भी आप लोग याद रखिएगा कि मैकैवटी जो है, मैकैवटी को मास्टर ऑफ क्राइम नेपोलियन भी कहा गया है, मास्टर ऑफ क्राइम और नेपोलियन भी कहा गया है। और जो मिस्ट्री कैट है, कैट को मिस्ट्री इसलिए बताया गया है क्योंकि उसके पास क्या है तो हिडन पाव है, यानी कि जो उसके पास जो पंजा है, उसके पास एक छिपा हुआ पंजा होता है उसके लिए। और देखिए केकी एंड दारूवाला वाज ए डैश बाय रिलीजियन, तो केकी एंड दारूवाला जो है वह किस धर्म के थे? तो वह थे पारसी धर्म से, याद रखिएगा, जिसे आपको इंग्लिश में यहाँ पर जोरोस्ट्रियन भी लिखा आपको कहीं कहीं मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पर पारसी के जगह पर जोरोस्ट्रियन लिखा मिले तो वो भी आप सही कर देंगे। और चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू इज टेकन फ्रॉम द पोएम। यह जो है यह जो बोला जा रहा है यहाँ पर देखिए, यह जो लाइन है यह कहाँ से लिया गया है कि वह अपने सर को ऊपर ऐसे उठाया जैसे कि वह पानी जो है वह पी चुका हो। तो यह जो लाइन है द स्नेक से लिया गया है, याद रखें, किससे लिया गया है? स्नेक चैप्टर से लिया गया है। और इसके लेखक है D.H. लॉरेंस जी, जिनका पूरा नाम है डेविड हार्बर्ट लॉरेंस, याद रखिए, डेविड हार्बर्ट लॉरेंस। और वह उस वक्त जो था वह हॉट डे था, यानी कि समर था, गर्मी का दिन था, और वह पाजामा पहने हुए थे और उन्हें लगता है प्यास की अनुभव होता है, उन्हें प्यास अनुभव होता है। तो वह पानी पीने के लिए घड़ा लेकर वह बाहर जाते हैं कि पानी ले पाए। और जब पानी लेने जाते हैं तो वो वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर मुझसे पहले ही एक सांप आ चुका है और वह सांप जो है वह पानी पी रहा है। तो वही की घटना होती है जब वह देखते हैं और जो फर्स्ट कॉमर जो होता है वह सांप को बताते हैं, उनके आने से पहले ही सांप आ चुका था। और यह कहाँ से लिया गया है? तो द स्नेक से लिया गया है, याद रखिएगा। स्नेक वे सीन एमोंग इन माई ग्रैंड मदर हाउस, यह जो है स्नेक की चर्चा एक बार ग्रैंड मदर हाउस, जिसके लेखक जो कमला दास जी है, वहाँ पर भी इसकी चर्चा की गई है। जब कमला दास जी अपने दादी के घर थी तब उस वक्त की जो घटना थी वहाँ पर का बात था। तो इसमें जो था, इसमें क्या था कि जो वह सांप था, जो सांप था
उसके ग्रैंड मदर हाउस के घर में जो सांप किसके बीच देखे गए थे, वह कहाँ देखे गए थे, तो वह देखा गया था बुक्स में, याद रखिएगा। बुक्स पर जो था वह सांप थे, याद रखिएगा। और अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन जो है वह क्या है। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा, मिडिल इंग्लिश कवर्स डैश पीरियड। तो यहाँ पर हम लोग सब पीरियड को देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हमारा ओल्ड इंग्लिश पीरियड कब से कब होता है, तो 449 से 1066, याद रखिएगा। और मिडिल इंग्लिश कब से कब होता है, तो यह होता है 1150 से 1500, याद रखिए 1150 से 1500। और जो हमारा मॉडर्न इंग्लिश है वह हमारा होता है 1500 से अभी तक, जो अभी चल रहा है अभी तक। और चलिए तो इसका जो हमारा मिडिल इंग्लिश हो जाएगा 1150 से 1500। और ये सब भी आप लोग याद रखिएगा कि जो ओल्ड इंग्लिश है 449 से 1066, और जो मॉडर्न इंग्लिश है वह 1500 से अभी तक चल रहा है। तो सभी क्वेश्चन को जो भी क्वेश्चन आए आपको एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, इसके लिए सभी क्वेश्चन को आपको बताए जा रहे हैं। हु रोट ए पैसेज टू इंडिया, किसने लिखा है ए पैसेज टू इंडिया। तो ए पैसेज टू इंडिया को लिखने वाले कौन है, तो उन्हें लिखने वाले हैं कौन, E.M. फोर्स्टर जी, E.M. फोर्स्टर जी। What has enriched the vocabulary of English, the vocabulary of English। अंग्रेजी के जो वहाँ पर डिक्शनरी थे यानी शब्दकोश जो था वह किसने समृद्ध किया था, वह जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसने समृद्ध किया था। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बोरोइंग, यानी कि जो अंग्रेजी जो था वह इतना प्रसिद्ध क्यों हो गया, क्योंकि वह जहाँ भी जाता था सभी के भाषाओं में से कुछ कुछ वर्ड को अपने अंग्रेजी में डालता था, जिससे वह इतना फेमस हो गया। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, बोरोइंग। और द नॉर्मन कॉन्क्विस्ट इन इंग्लैंड टुक प्लेस इन। तो नॉर्मन कॉन्क्विस्ट जो था इंग्लैंड में कब विजयी कब हुआ था, तो यह हमारा हो जाएगा 1066 में। कब हुआ था, तो 1066 यहाँ पर हमारा जो आंसर है वह सही हो जाएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि विच लैंग्वेज इज ए लिंक लैंग्वेज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ। तो इसका आंसर हमारा यहाँ पर क्या होता है, तो देखिए इसका मतलब पहले हम लोग समझ लेते हैं कि नॉर्थ एंड साउथ यानी कि उत्तर और दक्षिण भारत के बीच किस भाषा को लिंक भाषा माना जाता है, किस भाषा को लिंक भाषा माना जाता है, तो वह किसको माना जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लिंक माना के बाद अगर बात किया जाए तो वह हमारा हो जाएगा क्या, इंग्लिश हो जाएगा। यहाँ पर आंसर यहाँ पर हमारा इंग्लिश जो है वह इंग्लिश हो जाएगा। और द रोमांटिक रिवाइवल इज ऑफ्टन एसोसिएटेड विथ। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, यह जो द रोमांटिक रिवाइवल है, द रोमांटिक रिवाइवल किससे संबंधित है, तो वो यह है विलियम वर्ड्सवर्थ से यह संबंधित है। और हु रोट द कैटरबरी टेल्स के लेखक है चौसर, यानी कि उनका पूरा नाम क्या था, तो उनका पूरा नाम था जियोफ्री चौसर, याद रखिए उनका पूरा नाम क्या था, जियोफ्री चौसर। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय, द ओल्ड इंग्लिश पीरियड, ओल्ड इंग्लिश जो पुराना जो था वह उसकी विशेषता क्या है, उसकी विशेषता जो है या क्या था, तो वह हमारा आंसर हो जाएगा इन्फ्लेक्शन। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, इन्फ्लेक्शन। जो ओल्ड इंग्लिश था, पुरानी अंग्रेजी में जो शब्दों के अंत में जो परिवर्तन था वह प्रमुख था, इन्फ्लेक्शन। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा द वर्ड ड्रामा कम फ्रॉम ए डैश वर्ड। जो ड्रामा वर्ड है वह कहाँ से लिया गया है, तो वह यह एक ग्रीक वर्ड है, याद रखिए कहाँ का वर्ड है, तो यह एक ग्रीक वर्ड है। और वी कैन डिस्टिंग्विश डैश डायलेक्ट इन ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश में कितने डायलेक्ट है यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि ओल्ड इंग्लिश में कितने डायलेक्ट है, ओल्ड इंग्लिश में डायलेक्टों की जो संख्या है वह कितना है, तो वह हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा 4। और यहाँ पर अगर कौन कौन से है तो आइए वो भी मैं आपको बता दूँ। तो एक है नॉर्थर, एक है ईस्ट मिडलैंड, और एक है वेस्ट मिडलैंड, और एक है साउथर्न। याद रखिएगा, सभी को आप लोग याद रखिएगा। अगर उससे भी कोई संबंधित प्रश्न पूछे जाए तो उसे भी आप लगा सकते हैं। डोरथी एल शेयर जी जो है, डोरथी एल शेयर जी वह क्या थी, वह क्या है, तो वह एक क्या है, तो एसेसिस्ट है, याद रखिए। उन्होंने हमारे जो पाठ्य पुस्तक है उसमें भी उनका एक ऐसे है जिनका नाम क्या है आप लोग को मैंने बताया,
हाउ फ्री द प्रेस जो है वह किसने लिखा है। और देखिए बेंजी पेरेंट्स हैड रेंटेड देयर लैंड टू। बेंजी के जो पेरेंट्स थे, यह लिया गया है द अर्थ चैप्टर से, जिसके लेखक कौन है, द अर्थ के लेखक है H.G. वेल्स जी। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो बेंजी के माता पिता ने अपनी ज़मीन किसे किराए पर दी थी, किसे किराया पर लिया था या फिर दी थी। तो यह देखिए वह किससे लिया गया था, तो वह लिए थे सैंडर्स से, याद रखिएगा सैंडर्स से। किससे लिए थे, तो वह लिए हुए थे सैंडर्स से। और वह भी चैप्टर जो है द अर्थ बहुत ही अच्छा है, एक बार पढ़िएगा आप। द रोड द नॉवेल्स अनटचेबल एंड कूली। अनटचेबल एंड कूली जो उपन्यास है उसे लिखने वाले कौन है। नोवेल जो है या अनटचेबल एंड कूली, उसको लिखने वाले कौन है, तो उसको लिखने वाले कौन है, वह है M.R. आनंद, यानी कि मुल्क राज आनंद। कौन है, तो मुल्क राज आनंद है उसके लिखने वाले। शिगानोया इज ए डैश स्टोरी राइटर। शिगानोया इज ए डैश स्टोरी राइटर। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वह क्या हो जाएगा, शिगानोया जो है वह कहाँ के लिखने वाले हैं, तो वह जैपनीज शॉर्ट स्टोरी राइटर, याद रखिएगा। शिगानोया एक जैपनीज शॉर्ट स्टोरी राइटर है। और देखिए यह जो है शिगानोया किस चैप्टर को लिखे हैं, तो द आर्टिस्ट चैप्टर को लिखे हैं, द आर्टिस्ट चैप्टर को। और द आर्टिस्ट चैप्टर को लिखे हैं, उसका जो मुख्य पात्र होता है वह सेबे होता है। सेबे जो गॉड्स होते हैं, लौकिया होते हैं, उसमें बहुत ही इंटरेस्टेड था, उसमें कुछ अपना कलाकारी करते रहता था। और एक बार ऐसा होता है कि वह एक घूम ही रहा था कि एक लौकी देख लेता है एक बूढ़ी औरत के पास जो कि 5 इंच लंबा था, तो उसे खरीदता है वह 10 सेंट में, याद रखिएगा। और जब उसे क्लास में लेकर जाता है तो वहाँ पर पॉलिश कर रहा होता है, तो एक इथिक्स टीचर होते हैं, वो देख लेते हैं और वह जो कंप्लेन है वह उनके माताजी से कंप्लेन कर देते हैं। और जब उनके पिताजी वह कारपेंटर शॉप पर काम करते थे, जब पिताजी उनके आते हैं घर पे, तब माँ जो उसकी थी सेबे की, वह पिता को बता देते हैं और सेबे का जो जितना भी था बनाया हुआ सबको वह तोड़ फोड़ देते हैं। और उसे ऐसा करने से अब रोक लगा दिया जाता है कि वह ऐसा कुछ भी अब नहीं करेगा। स्प्रिंग नेबर आवर लेफ्ट एंड राइट इज फ्रॉम। किस कविता से है यह जो लाइन है, या किस कविता से है, यह जो लाइन है यह किस कविता से लिया गया है, तो इसके लेखक कौन है और यह किस कविता से लिया गया है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो वह हो जाएगा हमारा नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट जिसके लेखक कौन है, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट जिसके लेखक कौन है। तो देखिए नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट के लेखक है हमारे, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट के लेखक है हमारे, तो कौन है, वह हमारा आंसर हो जाएगा कौन, तो W.H. ऑडेन जी जो है वह नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट के लेखक है। कौन है, तो W.H. ऑडेन जी। और वह बताते हैं, वह अपने पोइट्री को जो है वह एक सीरियस गेम की तरह देखते हैं, याद रखें किस गेम की तरह, तो सीरियस गेम की तरह वह देखते हैं। और इसमें कई लाइन जो है वह बहुत फेमस हुआ है, जो कि है एंड द नाइटिंगेल इज डम्ब एंड द एंजल विल नॉट कम। यह जो लाइन है आप याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। यह जो लाइन मैंने आपको बताया है वह बहुत बार पूछा जाता है। और जो W.H. ऑडेन जी थे उन्हें पुलिट्जर प्राइज भी मिला था। पुलिट्जर प्राइज वो भी किस रचना के लिए, तो द एज ऑफ एंजाइटी के लिए मिला था। ये सब क्वेश्चनों को आप लोग याद रखिएगा। और चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर। आई थिंक आई डिड नॉट हिट हिम, यह जो है यह स्नेक से लिया गया है। और इसमें जो कवि है वह क्या कह रहे होते हैं कि शायद मुझे उसे नहीं मारना चाहिए था। वो जो क्लम्सी लोग उस पर चला देते हैं, यानी सांप पर उसे नहीं चलाना चाहिए, यह लिया गया है स्नेक से। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, डेमोक्रेसी मीन्स डेट द स्टेट इज नॉट डैश बट द डैश ऑफ द। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, यह देखिए कि डेमोक्रेसी मीन्स द स्टेट इज नॉट मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ पीपल। सर्वेंट ऑफ पीपल यानी कि यह जो लोकतंत्र का अर्थ है, जो राज्य जो है वह मास्टर नहीं है, बल्कि वह लोगों का नौकर है, सेवक है, याद रखिएगा। और देखिए
द लाइफ ऑफ द निग्रोज इज क्रिपल्ड बाय। द लाइफ ऑफ द निग्रोज इज क्रिपल्ड बाय, यानी कि काले जो निग्रोज थे वो काले लोगों को वहाँ पर निग्रोज अमेरिका में बोले जाते थे, याद रखिएगा। और जीवन पर उनका क्या क्या जो प्रभाव करता था उनके लिए वह बोला जा रहा है। तो यहाँ पर जो थे जब वह अमेरिका में रहते थे तो उनके साथ बहुत भेदभाव किया जाता था। बहुत भेदभाव यानी कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, नस्लीय भेदभाव किया जाता था। काले लोगों को देखकर जो वहाँ पे उजले लोग थे वह वहाँ पर बहुत भेदभाव करते थे और अपना जो उनका जो हक था उन्हें नहीं दिया जाता था। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन द पास्ट इज नॉट डैश। यहाँ पर बोला जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन द पास्ट इज नॉट। तो याद रखिएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो है वह बोलते हैं कि हमारा जो अतीत है वह मरा नहीं है बल्कि वह जीवित है और स्थित है। यानी कि द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज़ एलाइव एंड डायनेमिक। वह उनका जो लाइन होता है कि द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक एंड इट इज़ एलाइव एंड डायनेमिक। और उनके बारे में अगर बता दिया जाए, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि हमारे यहाँ पर लिखे द भारत इज माई होम के वो लिखे हैं, और भारत इज माई होम किया है तो वह एक प्रकार का स्पीच है। वह क्या है? तो वह एक प्रकार का स्पीच है, याद रखिएगा। और जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है, याद रखिएगा, वह सेकेंड प्राइम मिनिस्टर थे, सेकेंड, जो कि 1967 में बने हुए थे। 1960 सेकेंड नहीं, थर्ड प्राइम मिनिस्टर थे, और सेकेंड प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर राधाकृष्णन जी, याद रखिएगा। और 1967 में यह प्रेसिडेंसी पद के लिए इन्होंने शपथ ग्रहण लिया था, वचन लिया था, याद रखिएगा। और इनका जो जन्म है वह हैदराबाद में हुआ था 1897 में। 1897 में हैदराबाद में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु था वह इनके जब यह प्रेसिडेंट बने थे, यानी कि जब यह राष्ट्रपति बने थे तो उसके 2 वर्ष बाद ही, यानी कि 1969 को ही इनकी मृत्यु हो जाती है, याद रखिएगा। वो भी दिल्ली में, कहाँ हो जाता है? तो वो भी दिल्ली में इनका जो है मृत्यु हो जाता है। और यह जो है बिहार के गवर्नर के भी रूप में काम कर चुके हैं बिहार में, याद रखिएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव इज फ्रॉम। यानी कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर कहा जा रहा है क्या कि देखिए यहाँ पर कि देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। जब वह अपने दादी के घर थे तो वहाँ पर जो उनको बहुत प्यार मिला था, याद रखिए। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यह जो कहाँ से लिया गया है, तो यह लिया गया है माई ग्रैंड मदर हाउस से। कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है माई ग्रैंड मदर हाउस से। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, डैश पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हियर टू लाइज इज फ्रॉम। या टू लाइज इज फ्रॉम, यह जो पंक्ति है वह किस कविता की है? यह जो पंक्ति लिया गया है यह किस कविता से लिया गया है, यह यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है। तो बताइए यह जो कहाँ से लिया गया है, इसका आंसर जो है वह क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा हो जाएगा माई ग्रैंड मदर हाउस। क्या हो जाएगा? माई ग्रैंड मदर हाउस से ही यह लिया गया है, जिसमें अंधकार और अतीत के स्मृतियाँ का उल्लेख किया गया है क्योंकि। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, हु इज़ होपिंग टू सीज नो टिल डेथ। ऊपर ही मैंने यह इस चीज़ को बताया था कि होपिंग टू सीज नो टिल डेथ जो कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है, और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक है वाल्टर डेलामेयर जी। कौन है? तो वाल्टर डेलामेयर जी जो है वह सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक हैं। और जब उन्होंने इस रचना, यह जो रचना है, जब जिस रचना को लिखा था तब वह कितने साल के थे? तब वह थे 37 साल के, याद रखें, 37 ईयर ओल्ड। कितने साल के थे? तो 37 साल के थे। और यह जो है यह सिविल वार में जो है वह वॉलंटियर नर्स के रूप में भी काम कर चुके हैं। और यहीं पर वह जो यहाँ पर जो वाल्ट विटमैन थे वो अपने से भी बताते हैं कि जिस प्रकार मैं बना हुआ हूँ उसी कौन से आप भी बने हुए हैं। और
तमाम तरीके के जो अपने जो बातें बताते हैं लोगों को, और यह बहुत ही प्राकृतिक से जुड़े हुए थे, याद रखिए। और यह जो गाना गाते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वह खुद के लिए ही गाते हैं। स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड इज़ फ्रॉम, यहाँ पर क्वेश्चन है कि स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड इस किस कविता से यह जो है यह लिया गया है। तो यह लिया गया है हमारा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से। किससे लिया गया है? तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से यह जो लाइन है वह नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है। और चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। लैंगलैंड रोट ड्यूरिंग द डैश इंग्लिश पीरियड। तो लैंगलैंड जो थे, लैंगलैंड किस काल के जो लेखक थे यहाँ पर वह पूछा जा रहा है। तो वह हमारा हो जाएगा मिडिल इंग्लिश पीरियड के, याद रखिएगा। कौन से काल के? तो मिडिल इंग्लिश पीरियड के। और थोड़ा सा अब हम लोग क्वेश्चन को स्पीड करते चलेंगे क्योंकि वीडियो जो है वह बहुत ही लंबा होते जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है। द अर्ली 18th सेंचुरी इज ऑल्सो नोन एज द डैश पीरियड डैश एज। 18th सेंचुरी को हम लोग किसको ऑगस्टन एज के नाम से जानते हैं, ये आपको मालूम होगा। और यहाँ पर देखिए डैश स्कॉलर्स वेयर नोन एज द यूनिवर्सिटी विट्स, यानी कि यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए कि यूनिवर्सिटी विट्स जो है वह किस समूह को कहा जाता है। यूनिवर्सिटी विट्स जो है वह किससे जाना जाता है। तो यह हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा इंडियंस। क्या हो जाएगा? इंडियंस हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और देखिए डैश हैज इनरिच्ड द इंग्लिश लैंग्वेज, डैश हैज इनरिच्ड द इंग्लिश लैंग्वेज। तो यहाँ पर हमारा ऊपर ही हमने देखा था बोरोइंग, जो कि उधार लेना होता है और भाषाओं से। और देखिए यहाँ पर एंड द पाम्स गो रोलिंग ऑन डैश इज द, एंड यह कहाँ से? तो यह नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है। और उसमें जो एक बच्चे का खेलने वाला होता ना, ये जिसमें 3 पहिए लगे होते हैं और उसी प्रकार का एक गाड़ी होता है, उसी के बारे में उसमें बताया जा रहा होता है। और देखिए यहाँ पर रूपर्ट ब्रुक एक्सप्रेसेस हिज लव फॉर हिज, तो रूपर्ट ब्रुक को किस कवि के नाम से जाना जाता है? तो वह देशभक्ति कवि के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। रूपर्ट ब्रुक को वार पोइट और देशभक्ति के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर लव, यहाँ पर वार हमारा आंसर सही हो जाएगा, याद रखिएगा। और देखिए हु रोट ऑड टू ऑटम, हु रोट ऑड टू ऑटम। और देखिए यहाँ पर हु रोट ऑड टू ऑटम, तो ऑड टू ऑटम किसने लिखा है? तो वह हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जॉन कीट जी। ऑड टू ऑटम को लिखने वाले कौन है? तो जॉन कीट जी। यहाँ पर जो होता है कि सूरज और ऑटम एक दूसरे से बात करते हैं और बहुत अच्छी बात करते हैं कि चलो अब पूरे पेड़ों को हम लोग फलों से लाद देते हैं। और देखिए हाउ वे रेयर डैश रेयर इट बी, यह लिया गया है हमारा कहाँ से? तो यह हमारा कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो देखिए क्या क्वेश्चन है कि हाउ रेयर रेयर इट बी, और यह लिया गया है हमारा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। और देखिए द पोइट विटनेस डैश लेफ्ट ऑन द बर्निंग हार्ट, यह कहाँ से है? फायर हिम चैप्टर से यह लिया गया है। और इसमें देखिए इसमें कवि जो है वह क्या कह रहे हैं, इसमें कवि जो है यह क्या कह रहे हैं? तो यहाँ पर जो है कि कवि जब देखा हुआ था जलती जब घाट से वहाँ से गुजर रहा था, तो कौन सी चीज़ को देखे थे, कौन सी चीज़ को वहाँ पर वह देखे थे? तो वह हो जाएगा किसका? तो देखिए यहाँ पर ग्रे एसेस यानी कि धुंधली राख, लिप्स यानी कि पत्ते, क्लॉथ यानी कि कपड़े, या फिर फ्रूट्स यानी कि फल। तो हमारा हो जाएगा ग्रे एसेस यानी कि धुंधली राख, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। और ही द बेफल्ड ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड डैश इज फ्रॉम, यहाँ पर स्कॉटलैंड यार्ड के बारे में बताया जा रहा है, जो कि चर्चा किस चैप्टर में है? तो वह है मैकैविटी द मिस्ट्री कैट में, याद रखिएगा मैकैविटी द मिस्ट्री कैट में, कि स्कॉटलैंड यार्ड के जो ऑफिसर थे वो भी मैकैविटी को पकड़ने में असक्षम थे, याद रखिएगा। और द पोइटेस गोट डैश फ्रॉम हर ग्रैंड मदर, डैश फ्रॉम हर ग्रैंड मदर, यानी कि कवित्री ने अपनी दादी से क्या प्राप्त किया था? तो वह क्या था? वह लव्स यानी कि प्यार को, याद रखेगा। और अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। बट मस्ट आई कॉन्फेंस हाउ आई लाइक्ड हिम डैश इज फ्रॉम, डैश इज फ्रॉम, यह जो है यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है? यह जो पंक्ति दिया हुआ है यह किस कविता से लिया गया है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो यह हो जाएगा स्नेक से यह लिया गया है।
और who were together called the Anglo-Saxon dash the Anglo-Saxon the section and the dash section and the dash। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सेक्शन एंड द डैश यहाँ पर दिया हुआ है, तो हमारा आंसर क्या होगा, तो जूट्स यहाँ पर होगा। सेक्शन और जूट्स मिलकर बनते हैं हमारे एंग्लो सेक्शन। और देखिए यहाँ पर इन द इंडिया एंड पाकिस्तान इंग्लिश इज स्पोकन एज ए। भारत और पाकिस्तान में अंग्रेजी को किस प्रकार की बोली मानी जाती है, तो वह दूसरी भाषा के रूप में, सेकेंड लैंग्वेज के रूप में बोला जाता है इंग्लिश को। और आवर एंसेस्टर्स वेयर वेरी हैप्पी विथ डैश ट्रू। तो देखिए हमारे जो पूर्वज वह कैसे खुश रहते थे, वह किस प्रकार से खुश रहते थे, तो ट्रू होम रूल में वह खुश रहते थे, याद रखिएगा। और डैश वाज ओवरवेल्म्ड बाय द लव एंड ट्रस्ट ऑफ इंडियन पीपल यानी कि किसे भारतीय लोगों के प्यार और भरोसे से अभिभूत कर दिया गया, तो वह था डॉक्टर जाकिर हुसैन। बोलते ना कि थैंक्स टू द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ, वो भी डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो है वह बोलते हैं वहाँ पर। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि अगला नंबर जो क्वेश्चन है हमारा क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है नानू काका विजिटेड दिल्ली टू मीट सम। तो किससे मिलने गए थे नानू काका दिल्ली? नानू काका जो है वह दिल्ली किससे मिलने गए थे, तो वह गए थे मिनिस्टर से मिलने। याद रखिए किससे मिलने, तो वह गए थे किससे मिलने, तो वह मिनिस्टर से मिलने गए थे। ये सभी क्वेश्चन को आप लोगों को याद रखना है और सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह से करते चलना है। और चलिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, ए मैरिज प्रपोजल एंड्स विद द यानी कि ए मैरिज प्रपोजल जो चैप्टर है उसका अंत कैसे होता है, उसका जो अंत है उस चैप्टर का अंत वह कैसे होता है। और आप लोग सभी क्वेश्चनों को कमेंट करते चलिएगा और आंसर को बताते चलिएगा। तो यह हो जाएगा क्या, मैरिज ऑफ लोमो बाय नटालिया। लास्ट में क्या होता है, जब चुबुको जो होता है वह हार्ट अटैक का नाटक करता है, दिल के दौरा पड़ने का नाटक करता है और नटालिया को लोमो से शादी करा देता है। और लोमो का उम्र कितना होता है, 35 साल, और नटालिया का कितना होता है, तो 25 साल, याद रखिएगा। और डैश इज वुड बी लर्नड फ्रॉम इंडियन पीपल। फ्रॉम यहाँ पर क्या दिया है, इंडियन पीपल, भारतीय लोगों से क्या सीखना चाहिए, यहाँ पर बेसिकली यह पूछा जा रहा है। तो भारतीय लोगों से हम लोग क्या सीख सकते हैं, भारतीय लोगों से हम लोग क्या सीख सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो ह्यूमैनिटी जो हो जाएगा, मानवता जो है वह सीखा जा सकता है। और बेंजी पेरेंट्स डिड नॉट लाइक, बेंजी के जो पेरेंट्स थे किसे पसंद नहीं करते थे, तो वो फ्लोरेंस को पसंद नहीं करते थे जो कि बेंजी की पत्नी थी, याद रखिएगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांटेड टू सी डैश एज ए डेवलपमेंट स्टेट। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो कि आई हैव ए ड्रीम चैप्टर के लेखक है, उसमें मार्टिन लूथर किंग जूनियर किस राज्य को विकसित राज्य बनाना चाहते हैं, किस राज्य को विकसित राज्य यानी बनाना चाहते हैं, वह अल्बामा को, याद रखिएगा। और इन एंशिएंट टाइम द डैश वाज ए वेरी रेयर स्पीसीज। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वह क्या हो जाएगा, यानी कि जो एंशिएंट पीपल यानी कि जो प्राचीन काल में कौन सी प्रजाति जो थी वह दुर्लभ थी, यानी कि यहाँ पर दिया नहीं है रेयर स्पीसीज, तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, होमो एस्पिशियंस, याद रखो होमो एस्पिशियंस। और द इम्पोर्ट ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एरियाज ऑफ। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या आंसर होगा, यहाँ पर जो हमारा आंसर है क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हॉस्पिटलाइजेशन या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर मॉडर्नाइजेशन या फिर रिलीजियलाइजेशन। तो पहले हम लोग इसके हिंदी को देखते हैं, इसका हिंदी क्या कहता है, वेस्टर्न मेडिसिन इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज इन वन मोस्ट प्रॉब्लमैटिक। तो यहाँ पर देखिए यानी कि पारंपरिक समाज में जो पश्चिम चिकित्सा का अवतरण किस क्षेत्र में समस्या उत्पन्न करता है, वह किस क्षेत्र में समस्या उत्पन्न करता है, तो वह किस क्षेत्र में हमारा आंसर हो जाएगा, तो वह हो जाएगा हमारा किस में,
किस में हो जाएगा, तो हॉस्पिटलाइजेशन में हमारा हो जाएगा इसका आंसर। और देखिए सेबे वाजे, यहाँ पर एफ नहीं होगा, पी होगा, पैसिनेटेड बाय, तो वह गॉड्स में पैसिनेटेड था, जो गॉड्स थे, लौकिया थी, उससे वह मोहित होता था और उसी के साथ वह खेलते रहता था। और देखिए द पोइट जॉन डन इज नॉट वेरी अप, जो कवि जॉन डन किस चीज से थका नहीं था, तो वह हिज वाइफ यानी कि अपने पत्नी से वह थका नहीं था। आई नाउ 37 ईयर ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बेगिन डैश इज फ्रॉम, तो यह सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में वाल्ट विथमैन जी बताते हैं कि अभी मेरा उम्र जो है वह 37 साल का है, फिर भी मैं अभी भी उसी प्रकार चलता हूँ और मैं पूरी तरह से अभी ठीक हूँ। यही बोलते हैं कौन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में वाल्ट विथमैन जी। और देखिए मैकेविटी ऑलवेज हैज एन, मैकेविटी जो है यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि मैकेविटी के बारे में क्या कहा गया है, मैकेविटी के बारे में यहाँ पर क्या कहा गया है, यही हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, देखिए मैकेविटी के बारे में हमें एलबी, एडमायरल, ऑरेंज या फिर ऑनेस्ट कैट, क्या यहाँ पर उसके बारे में कहा गया है, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारे पास जो किया होगा, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वह देखिए कि एलबी जो है यह हमारा आंसर हो जाएगा। और यह क्यों होगा, क्योंकि उसके पास जो हमेशा कुछ ना कुछ बहाना होता था। फैरोज वेयर रूलर्स ऑफ एंशिएंट, कहाँ के थे फैरोज, तो वह थे, कहाँ के शासक थे, तो इजिप्ट के थे, याद रखिए कहाँ के थे, तो वह मिस्र के थे यानी कि इजिप्ट के थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ऑल्सो द डैश ऑफ बिहार, तो वह गवर्नर रह चुके हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार के गवर्नर। और द बास्केट, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द बास्केट हैंडेड ओवर टू द नरेटर बाय नानू काका हैड डैश इन इट, नानू काका ने नरेटर को जो टोकरी दी थी उसमें क्या था, तो उसमें था किटन यानी कि बिल्ली का बच्चा था, याद रखिए। लेट अस नॉट वैल्यू इन द वैली ऑफ डिसअपियर वाज सेड बाय, यह जो है, यह कथन जो है, यह किसने कहा था, यहाँ पर यह पूछा जा रहा है। तो यह कहने वाले कौन थे, लेट्स अस नॉट वैल्यू इन वैली ऑफ डिसअपियर, तो यह कहने वाले थे मार्टिन लूथर किंग जी, याद रखिएगा मार्टिन लूथर किंग जी। डैश हैज इनेबल्ड अस टू गेट ए वराइटीज ऑफ इंजॉयमेंट, यानी कि हमें किस चीज़ ने विभिन्न प्रकार के आनंद प्राप्त करने में सक्षम बनाया है, किस चीज़ ने, तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा हमारे एंसेस्टर्स यानी कि हमारे जो पूर्वज थे वो। और फ्रीडम ऑफ प्रेस इज डैश ड्यूरिंग वार, फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वह किसी युद्ध के दौरान वह स्वतंत्रता कैसी होती थी, तो याद रखिएगा उस वक्त जो था रेजिस्ट्रेक्टेड था, क्योंकि उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता था और खबर वही छपता था जो वहाँ की सरकार चाहती थी। पर्लेस बक विजिटेड इंडिया टू डैश, पर्लेस बक जो है वह इंडिया क्यों आए हुए थे, किससे मिले, द मीट द यंग इंटेलेक्चुअल एंड पीजेंट ऑफ इंडिया, यानी कि वहाँ जो थे वहाँ के गरीब किसानों से और बुद्धिजीवियों से यहाँ पर मिलने आए हुए थे, याद रखिएगा। और जॉन डन वांटेड टू गो ऑन ए, जॉन डन जो है वह कहाँ जाना, जॉन डन किस प्रकार की यात्रा पर जाना चाहते थे, तो वह किस प्रकार की यात्रा पर जाना चाहते थे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कॉन्टिनेंटल ट्रिप, याद रखिएगा कहाँ पर, महाद्वीप यात्रा पर वह जाना चाहते थे। और अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि ऑटम इज द सीजन ऑफ मिलो फ्रूटफुलनेस, ऑटम जो सीजन था वह कैसा था, तो वह फलों से पूरा तरह से लदा हुआ था। इन हॉट एट पीस अंडर एंड इंग्लिश हेवन इज फ्रॉम, यानी कि यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, यह जो पंक्ति है यह कहाँ से लिया गया है, यह लिया गया रूपर्ट ब्रूक के चैप्टर से यानी कि द सोल्जर से लिया गया है। और द सोल्जर कविता जिसमें कवि अपने देश के प्रति प्रेम और शांति को बनाए रखने के लिए बात करते हैं। द सोल्जर के बारे में यह बोला गया है, द सोल्जर में इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन
बिलीफ इन गॉड, याद रखिए। जो भारतीय सभ्यता है वो भगवानों पर विश्वास करते हैं। महात्मा गांधी वाज नो डैश ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस ऑफ द वेस्टर्न, यानी कि महात्मा गांधी पश्चिम की भौतिक प्रगति के बारे में कैसे थे, तो वह क्या करते हैं उनके बारे में। तो देखिए वहाँ के जो पश्चिमी लोगों थे उनके बारे में वह क्या बोलते हैं, यह यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हमारा आंसर देखिए, यानी कि यहाँ पर क्या है, इनेमोड यानी कि मोहित, या फिर क्रिटिकल यानी कि आलोचना, या फिर प्रसन्न, या फिर तिरस्कारपूर्ण। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, वह जो है वह उसकी आलोचना करते हैं, याद रखिएगा कि क्या करते हैं। तो क्रिटिकल, यहाँ पर क्रिटिकल माना जा सकता है, उनकी जो है वह आलोचना करते हैं यहाँ पर। और चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। ए पिंच ऑफ स्नफ इज, ए पिंच ऑफ स्नफ इज, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि ए पिंच ऑफ स्नफ इज क्या है। ए पिंच ऑफ स्नफ तो एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि लिखे हैं, किसने लिखा है, तो मनोहर मालगोनकर ने लिखा है, याद रखें किसने लिखा है, तो मनोहर मालगोनकर ने लिखा है। और इफ अमेरिका बिकम ए ग्रेट मोशन इफ मस्ट ओवरलुक द प्रॉब्लम ऑफ क्या हो जाएगा, निग्रोज। और देखिए हम लोग थोड़ा सा फास्ट बनाएंगे। बर्ट्रैंड रसल वाज फिलोसफर एंड, बर्ट्रैंड रसल जो थे फिलोसफर के साथ क्या थे, तो वह एक मैथमेटिशियन थे। द टीचर हु कॉच सेवे प्लेइंग विथ गॉड, सेम प्लेइंग विथ गॉड्स, जब टीचर के सामने वहाँ पर जब सेवे जो था वह गॉड्स के साथ खेल रहा था तो टीचर उसे पनिश करते हैं। और इन बांग्लादेश चिल्ड्रेन आर लुक्ड आफ्टर बाय, बांग्लादेश में यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि सबसे पहले कौन देखता था, तो मदर सबसे पहले। और द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली इज कंट्रोल बाय डैश फैक्टर, तो टू चीफ फैक्टर, यानी कि पहला जो था वह एडवर्टाइजर था और दूसरा ऑनर था, याद रखिएगा। और अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। बेंजी हेंस वेयर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ ए वीक, एवरेज ऑफ ए वीक, हर वीक लगभग वह कितना अंडा था, कितना अंडा वह प्रोड्यूस करता था। बेंजी की मुर्गियाँ जो है प्रति सप्ताह कितने अंडे देती थी, तो वह लगभग कितना था, तो वह था लगभग 100 अंडे। कितना था वह, लगभग कितने थी, तो वह था 100 अंडे लगभग, याद रखिएगा। और इसमें थोड़ा सा अगर आपको कन्फ्यूजन लगे तो एक बार देख लीजिएगा। और इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ, इंडिया जो है भारत किसके जीवन का जो है वह बैकग्राउंड था, यानी कि बात था, तो वह पॉरलेस बक का, याद रखेगा। और नटालिया इज डॉटर ऑफ, नटालिया जो थी वह किसकी बेटी थी, तो वह चुबुको की बेटी थी, याद रखिएगा। और डैश इज एवर प्रेजेंट इन इंडिया, डैश इज एवर प्रेजेंट इन इंडिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिलीजियन हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, क्या हो जाएगा कि भारत में कौन सी बात संदेह मौजूद रहती है, यहाँ पर रिलीजियन जो है। सेबे मदर वाज डैश विथ हिम, तो सेबे की जो माँ थी उसके बारे में, सेबे माँ कैसी थी, तो वह किस प्रकार से रहती थी सेबे को देखते हुए, तो वह कैसी थी, यहाँ पर हो जाएगा एंग्री, उस वक्त हो गई थी, गुस्सा, या फिर अगर बोला जाए तो हाँ गुस्सा ही होगा यहाँ पर, या फिर उदास भी हो सकता है। The dash of a few women raised in warning cannot be heard over the humming and throbbing of our machines। यहाँ पर जो हमारा आंसर है 86 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ओमर राइजेड वार्निंग कैनोट, यानी कि जो कुछ महिलाएं की आवाज़ें मशीन की गड़गड़ाहट में कैसे सुनाई देती है, कैसे सुनाई देती है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा वॉइसेस, यानी कि आवाज़ों के दौरान, आवाज़ों से। और वेंजी शोवेड नो साइन ऑफ डैश व्हील ड्राइविंग अवेज हिज पेरेंट्स, यानी कि बेंजी को अपने माता पिता को बाहर निकालते समय क्या महसूस हुआ था, तो याद रखिएगा कुछ भी उसे महसूस नहीं हुआ था। और फिर भी यहाँ पर अगर दिया हुआ है तो आपको क्या लगा, चिंता, एंजाइटी यहाँ पर मान सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार उसने निकाला था मेरे अनुसार तो कुछ भी उसे महसूस नहीं हुआ होगा। और देखिए द रेडनेस ऑफ द
फायर अपेयर्स डैश टू द पोइट, यानी कि आग की लालिमा कवि को कैसे लगती है, तो वह क्रूअल लगती है, याद रखिए क्रूर तरह से। और हु कंपोज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को लिखने वाले कौन है, तो वाल्ट विथमैन जी। और देखिए नर्स इन द पोयम नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट स्टैंड फ्रॉम, यानी कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट में जो नर्स है वह किसका प्रतीक है, कहाँ स्टैंड्स करता है नर्स, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए प्लांट यहाँ पर बोला जा सकता है, जो छोटे पौधे होते हैं वह। और हु ऑड टू ऑटम एग्जिबिट्स द प्रिंसिपल ऑफ डैश इन नेचर, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ऑड टू ऑटम एग्जिबिट द प्रिंसिपल ऑफ डैश इन नेचर, हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो 91 है हमारा क्वेश्चन है कि ऑड टू ऑटम में प्राकृतिक व्यवस्था किस सिद्धांत पर प्रदर्शन है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जुआ, खुशी, संतोष, शोरो यानी कि दुख या फिर सुंदरता। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है, यहाँ पर जो हमारा आंसर है यह हमारा ऑप्शन को देखते हुए यहाँ पर तो हमारा होना चाहिए क्या, यहाँ पर हमारा आंसर होना चाहिए, यहाँ पर खुशी होना चाहिए या फिर ब्यूटी, यही इसी दोनों में से कोई एक हो जाएगा। और देख लीजिएगा एन एपिताफ डील्स विथ ए ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डील्स विथ ब्यूटीफुल लेडी। और यहाँ पर अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि द सोल्जर क्या है, तो एक प्रकार का यह सोनेट, याद रखिएगा यह एक प्रकार का सोनेट है जो कि 14 लाइन का होता है और उसमें ऑक्टेव और सेस्टेप अलग अलग होते हैं, याद रखें। मैकेविटी इज ए डैश कैट, तो मिस्ट्री कैट यहाँ पर हो जाएगा। और द टर्म्स जोरोस्ट्रियन इन फायर में स्टैंड्स फ्रॉम, तो वह पारसी के लिए थे, जोरोस्ट्रियन किसके यहाँ स्टैंड करता था, किसके लिए था, तो वह पारसी को बोला जाता था। और अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि ए किंग इन एग्जाइल द पोएम स्नेक स्टैंड्स फ्रॉम, तो यह जो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि स्नेक कविता में यहाँ पर किंग इन क्या है, ए किंग इन एग्जाइल कौन है, तो यहाँ पर सांपों के बारे में यहाँ पर बताया जाता है। और द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड मदर हाउस इज प्राउड ऑफ, यहाँ पर माई ग्रैंड मदर हाउस की वक्ता जो है वह किसके लिए गर्व महसूस करती है, तो वह हर ग्रैंड मदर हाउस, याद रखिए वह अपने दादी के घर के लिए। और अगले नंबर क्वेश्चन क्या है कि द पोइट हैड गॉन द वाटर थ्रॉज ऑन ए डैश डे, जब पोइट जो है वह पानी लेने गए थे तो वह कैसा दिन था, तो वह गर्मी का दिन था, याद रखिए हॉट डे। मैंने ऊपर ही आपको इसके बारे में बताया था। मैकेविटी इज बेफॉल्ड ऑन, मैकेविटी जो था वह किसकी उलझन, यहाँ मतलब मैकेविटी किसको परेशान करता रहता था और कौन था जो उससे उलझना नहीं चाहता था, तो स्कॉटलैंड यार्ड जो है वह हमेशा मैकेविटी को पकड़ना चाहता था पर उसे पकड़ नहीं पाता था। द थीम ऑफ द पोएम एन एपिताफ इज, यानी कि एन एपिताफ की जो थीम है वह क्या है, यहाँ पर यह पूछा जा रहा है, एन एपिताफ की यहाँ पर थीम को पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है आंसर, एक बार इसे मिला लेते हैं कि हमारा जो आंसर है वह क्या होगा। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हमारा आंसर क्या होता है, यहाँ पर एक बार ऑप्शन को देखते हैं। पेट्रियोटिक यानी कि देशभक्ति, और मेलनकोलिक यानी कि उदासीनता, रोमांटिक या फिर रहस्यमय। तो यहाँ पर एन एपिताफ में उदासीनता के बारे में बताया जाता है क्योंकि एक लेडी मर गई होती है और उसके ग्रेवयार्ड के पास लेखक गए हुए होते हैं। और अकॉर्डिंग टू W.H. Auden डैश हैज बिकम डम टू सी द लीफलेस ट्रीज, यानी पत्ते रहित पेड़ के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पर जो है आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा नाइटिंगेल। कवि ने कहा कि नाइटिंगेल अब क्या हो गया है, तो हु रोट द स्कॉलर जिप्सी को लिखने वाले कौन है, तो मैथ्यू अर्नोल्ड, याद रखिएगा मैथ्यू अर्नोल्ड जो है द स्कॉलर जिप्सी को लिखने वाले हैं।
हु रोट इंडीमियम, इंडीमियम को लिखने वाले कौन हैं? इंडीमियम को लिखने वाले हमारे जॉन किटजी, याद रखिए जॉन किटजी इंडीमियम के राइटर हैं। द 18th सेंचुरी इज नोन एज द अगस्टन एज, और ऊपर ही हमने इस सब क्वेश्चनों को देखा था। ए मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन इंग्लिश इन, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अंग्रेजी में एक महत्वपूर्ण भाषा का जो बदलाव था वह कौन सा था, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, द ग्रेट वोवेल शिफ्ट, याद रखिए द ग्रेट वोवेल शिफ्ट। और अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी कि पहले का जो अंग्रेजी काल था वह किस प्रकार से उसकी विशेषता है, तो वह हो जाएगा क्या, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा इन्फ्लेक्शन, यानी कि वह लोगों से कई वर्ड्स जो है वह ले लेते थे हर भाषाओं से। गोल्ड स्मिथ एंड शेरिडन मेड कंट्रीब्यूशन टू द, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह यहाँ पर पूछा जा रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर, यहाँ पर वह पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग को मैंने बताइए कि इसका आंसर जो है वह क्या होगा। तो इसका आंसर जो है हमारा देखिए कि क्या हो रहा है, गोल्ड स्मिथ एंड सेंट्रियन मेड कंट्रीब्यूशन टू, यानी कि गोल्ड स्मिथ और सेंट्रियन ने क्या योगदान दिया। तो अंग्रेजी इंग्लिश स्टेज यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं, अंग्रेजी रंगमंच जो उसे बोला जाता है। हु रोट हकलबेरी फिन, हकलबेरी फिन को लिखने वाले हमारे मार्क ट्वेन जी, याद रखिए मार्क ट्वेन जी। और अगर आपने स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश, जो कि मैंने बहुत ही अच्छी तरह से आपको करवा दिया है वो, और आपसे क्योंकि स्टोरी ऑफ इंग्लिश के कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एक बार उसे आप लोग देख लीजिएगा। द डैश हेल्प्ड इन सिंप्लीफाइंग इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी को सरल बनाने में किसने मदद किया था, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर बाइबल, बाइबल यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। हु रोट मैकबेथ एंड जूलियस सीजर, मैकबेथ और जूलियस सीजर को लिखने वाले कौन हैं, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा शेक्सपियर जो थे वह उन्हीं की रचना है। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ए वर्ड, तो जो ड्रामा वर्ड है वह ग्रीक वर्ड है, याद रखिएगा कहाँ का वर्ड है, ग्रीक वर्ड। हु रोट तुगलक, तुगलक को लिखने वाले कौन है, तो गिरीश कर्नाड, याद रखिएगा कौन है, गिरीश कर्नाड। और चलिए इस वीडियो को अब हम लोग समाप्त करते हैं, हमारा जो है 112 क्वेश्चन हो चुके हैं, 112 क्वेश्चन हो चुके हैं। और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं आपसे अगले नंबर वीडियो में, और चलिए धन्यवाद।